सौरभ सर, आपकी पहली टिप्पणी चाहेंगे। आपने बाजार को और बजट को दोनों को एकदम साथ साथ देख रहे हैं, आपको क्या लगता है, आपकी पहली टिप्पणी इस बजट को लेकर क्या रहेगी? ये मेरे ख्याल से एफएमजी ने कुछ हद तक सही कदम लिया। मैं लास्ट 1.5-2 साल से बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार का एफएनओ इंडिया में चल रहा है वो कुछ घातक है। एक गरीब देश में एक 1 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ 1.1 लाख करोड़ हर साल रिटेल निवेश चल रहा है एफएनओ में। और रेगुलेटर साल पे साल बोला जा रहा है कि 92% पैसा रिटेल निवेशक गंवा रहा है। और मैनी केसेस में वो पैसा हिंदुस्तान छोड़ के वॉल स्ट्रीट में बड़े बड़े अल्गो ट्रेडिंग शॉप्स के पास जा रहा है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आप बेसिकली एक छोटे शहर का मामूली एफएनओ ट्रेडर को वॉल स्ट्रीट के दिग्गजों के साथ लड़ा रहे हो, और वो लड़ाई में एक ही विजेता होगा, वो विदेशी निवेशक होगा। और इस प्रोसेस में जो हमारे देश में कंजम्पशन पे खर्चा हो सकता था वो देश से पैसा निकल रहा है। सो एफएम की सराहना करनी पड़ेगी कि उन्होंने टैक्स बढ़ाया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे। उम्मीद है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस टैक्स से लीविंग असाइड सरकार सरकार को क्या पूंजी मिले। उम्मीद है कि धीरे धीरे एफएनओ की ट्रेडिंग वॉल्यूम्स घटेगी और वो पैसा रियल इकोनॉमी में जाके इकोनॉमी को सहारा मिलेगा, भारत का विकास आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, जो एफएनओ ने घोषणा की कि बैंकिंग सेक्टर का एक पूरा रिव्यू किया जाएगा। उसके लिए हाई लेवल कमेटी बिठाई। अब इसके पीछे क्या सोच है मुझे स्पेसिफिक्स नहीं मालूम, बट मुझे लगता है कि अगर ये कमेटी ने बोला कि विदेशी कैपिटल को और आने दिया जाए बैंकिंग सेक्टर में, कॉरपोरेट कैपिटल को और आने दिया जाए, तो बैंकिंग सेक्टर में कंपटीशन बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होपफुली कंट्री के लिए नीचे जाएगी, आपके दर्शकों को और सस्ते में शायद पैसे भविष्य में मिले। जो मुझे मेन नेगेटिव लगा ये वो जो नशा है कि कैपेक्स बढ़ाते रहो, और वो कैपेक्स बढ़ाओगे तो जाहिर है पैसा कहाँ से आएगा, बॉन्ड मार्केट से बोरो करोगे। बॉन्ड मार्केट से एक्स्ट्रा पैसा सरकार बोरो करेगी तो ब्याज दर और ऊपर जाएंगे, कॉर्पोरेट बोरोइंग कॉस्ट और ऊपर जाएगी। गिवन दैट 48 घंटे पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने घोषणा की कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नीचे धकेलना है। तो किस प्रकार से हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे धकेलेंगे, अगर अगर भारत सरकार अपनी बोरोइंग की मुद्रा बढ़ाती रहेगी, ये मेरे थोड़े समझ के बाहर है। वो थोड़ा मुझे नेगेटिव लगा। सौरभ, मेरा एक सवाल, जो इस बजट के भीतर छिपी हुई चीज़ें हैं कई सारी, जो शायद आप शाम तक समझ देखेंगे या बाकी लोग देखेंगे। एक सवाल मेरे दिमाग में ये कि बजट डेफिसिट और डेट की मैट्रिक्स को पूरी तरह बदल देता है। ये बजट में पहली बार ये कहा गया है कि हम 5 साल में फिस्कल डेफिसिट को नहीं बल्कि डेट के लेवल को टारगेट करेंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी यही है और नॉमिनल जीडीपी बेस किया जाएगा। इसे आप क्रिएटिव अकाउंटिंग मान रहे हैं या ये रियल रोड मैप मान रहे हैं? क्योंकि इसमें अब सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है अगर जीडीपी बढ़ जाए तो ये मेरा हाँ, मेरा इस पर सोच काफी सिंपल है। मैंने ये कैसे, इसको कैसे आप देख रहे हैं? हाँ जी। तो आज सुबह मैंने जो गणित किया, मेरे गणित के मुताबिक अभी से लेके 2031 तक नए जो रोड मैप है डेट टू जीडीपी वाला एज अपोज टू बजट डेफिसिट वाला, नए गणित के मुताबिक भारत सरकार 10 से 15 लाख करोड़ एक्स्ट्रा बोरो कर सकती है बॉन्ड मार्केट से। इसीलिए हाँ, अगेन अगेन मेरे को समझ नहीं आता, अगर आप एक्स्ट्रा पैसा बोरो करते रहोगे बॉन्ड मार्केट से, रिमेंबर ये भारत सेंट्रल गवर्नमेंट की बोरोइंग की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट पर जबरदस्त पैसा उठा रहे हैं और पैसा बांट रहे हैं, राइट। करीबन 75-80 ट्रिलियन रुपीस वहां पे ही जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट्स का पैसा लो और पैसा बांटो, वोट पाओ, राइट। तो ये दोनों का जो जो कंबाइंड इफेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी दबा के पैसा बोरो कर रही है, स्टेट भी कर रही है, इससे कॉस्ट ऑफ मनी विल कीप राइजिंग। ऑलरेडी 1 ईयर मनी फॉर टॉप क्वालिटी बैंक्स इन बॉम्बे इज नॉर्थ ऑफ 7%, राइट। अच्छे बैंक्स के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 7 के ऊपर है, जो कमजोर बैंक्स हैं उनके लिए 8.5 के पास चला गया 1 ईयर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इन द बॉन्ड मार्केट। सो कैसे देश का विकास होगा अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इतना पैसा बोरो करेंगे, ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आता। तो मेरा ये डेट टू जीडीपी वाला आंकड़ा जो है, इसका मेरा रीडिंग सिंपल है, सरकार अगले 5 साल में और पैसा बोरो करेगी बॉन्ड मार्केट से। सौरभ सर, एक इंपॉर्टेंट सवाल और था, इस बार डिसइन्वेस्टमेंट का पूरे बजट में कहीं कोई चर्चा ही नहीं है, कोई नंबर नहीं है क्या? जो एक पूरी कोशिश थी, इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा था कि अब तो हम डेफिनेशन चेंज कर देंगे, 26% स्टेक भी अगर सरकार का होगा तो उसे सरकारी कंपनी मान लेंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे तो ये कह रहा था कि आप बड़े नंबर्स के साथ आइए प्राइवेटाइजेशन के लिए, सरकारी कंपनियों को बेचने के लिए, बट ये बजट पूरी तरह शांत रहा। और इस सवाल का सर जो दूसरा हिस्सा है कि बीते 1-2 साल में हमने देखा कि छोटी छोटी कंपनियां, प्रमोटर्स आए और पैसा लेकर चले गए, उसके बाद भी सरकार क्यों नहीं कंपनी बेच पा रही, उसने एक कदम पीछे क्यों लिया? तो देखिए, काफी दिलचस्प सवाल है, मेरे पास आसान जवाब नहीं है, उसीलिए मैं बहुत इंट्रीग था कि ये हाई लेवल कमेटी बैंकिंग के ऊपर घोषणा की गई, और मैं ज्वाइन द डॉट्स करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा जो डॉट ज्वाइनिंग का मेरा जो कंक्लूजन है कि ये हाई लेवल कमेटी बोलेगी कुछ नए रूल बनाए जाए, जैसे कि
विदेशी ओनरशिप इन इंडियन बैंक्स कैन बी नाउ से गो अप टू 75%। अगर मानिए उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, अगर ये हाई लेवल कमेटी ने ऐसा रिकमेंडेशन दिया कि अप टू 75% ऑफ एन इंडियन बैंक कैन बी ओन्ड बाय फॉरेनर्स, शायद कॉर्पोरेट ग्रुप्स कैन बी अलाउड इनटू बैंकिंग, फिर उसके बाद शायद वो प्राइवेटाइजेशन की, एक बड़े प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम की घोषणा करेंगे। अदरवाइज थोड़ा सेंस नहीं मेक किया कि स्टॉक मार्केट बुल रन में है, आप डिसइन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे, पीएसयू बैंक्स के शेयर दनादन भाग रहे हैं, आप उनको बेच नहीं रहे, थोड़ा सा अजीब सा माहौल है। इसीलिए मुझे लगा ये हाई लेवल कमेटी बनाई गई, शायद ये फटाफट काम करेगी, शायद फटाफट रिकमेंडेशंस आएंगे और उसके बाद उम्मीद है कि एक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम स्पेशली इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स घोषणा की जाएगी। सौरभ, हम जो पिछला सवाल था उसी से जोड़ के दो सवाल मुझे पूछने हैं, क्योंकि एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जीडीपी को लेकर है ये पूरी अजम्पशन जो बजट में नंबर्स आए हैं वो 10.5% की नॉमिनल जीडीपी टारगेट करते हैं अगले साल के लिए। इस साल हम 8 से 9% के आसपास खड़े हुए हैं और ये सारा अजम्पशन इस पर डिपेंडेंट है कि आप फिस्कल डेफिसिट बढ़ा भी सकते हो अगर आपका डेट टू जीडीपी रेशियो अच्छा रहता है, प्रोवाइडेड आपका नॉमिनल जीडीपी आगे बढ़ जाए। वो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स कैसे आपको जस्टिफाई करती है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ रेट के में जहां हम खड़े हैं डबल डिजिट से नीचे, इसे ऊपर ले जाने के लायक तो कैपेक्स नहीं दिखता बजट में, उस तरीके की तो कोई तैयारी नहीं दिखती, पहली चीज है। दूसरा सवाल यह है कि बजट के नंबर्स को जो हम क्रंच करते हैं तो दिखता है कि गवर्नमेंट 6.5% के आसपास की यील्ड टारगेट कर रही है, जो इस समय 6.7% है। 17 लाख करोड़ रुपए की फ्रेश बारोइंग के बाद ये बॉन्ड यील्ड कहां से मिलेगी 6.5% की? इस यील्ड को कैसे, इस पर कौन कर्ज देने को तैयार होगा? अभी तो स्थिति है 125 बेसिस पॉइंट का रेट कट होने के बाद भी 10 साल की यील्ड 6.7 पर टंगी हुई है। तो दो अलग अलग मुद्दे, तो पहला मुद्दा एड्रेस करता हूं। देखिए अंशुमन, आई थिंक एक नई जीडीपी सीरीज की घोषणा होने वाली है 1 महीने में, तो आप वरिष्ठ जर्नलिस्ट हो, सीजन्ड हैंड हो, यू कैन गेस जब नई जीडीपी की सीरीज आएगी वो किस दिशा में एडजस्ट होगी, राइट? तो जब तक नई जीडीपी की सीरीज आती नहीं है, अब समझना इम्पॉसिबल है कि अगले साल 8% नॉमिनल जीडीपी ग्रो करेगी या 12 या 10, राइट? तो लेट्स वेट फॉर दैट। 1 महीने में नई जीडीपी की सीरीज आ जाएगी, तब उसका करिश्मा देखेंगे। अब आते हैं आपके दूसरे मुद्दे पे कि रेवेन्यू ग्रोथ, बॉन्ड यील्ड्स कहाँ जाएंगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ, नॉट जस्ट ये वाली बजट, नॉट जस्ट अगला 1 साल, अगर हम 5 साल का दिशा देखें, राइट, चांसेस आर प्रीटी हाई कि बॉन्ड यील्ड्स विल एज अपवर्ड्स, स्पेशली 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। शायद 2-3 ईयर का 2-3 ईयर बॉन्ड यील्ड शायद भारत सरकार संभाल भी है उसको। शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड्स 2-3 ईयर पे आरबीआई का असर ज्यादा है। आरबीआई अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन करे उसको कुछ हद तक नियंत्रण में रख सकती है, बट लॉन्गर टर्म मनी, लॉन्गर डेटेड बॉन्ड यील्ड्स, उसमें लग रहा है कि बायस अपवर्ड्स रहेगा, गिवन ये जो डेट टू जीडीपी वाला जो डायरेक्शन दिया जा रहा है, वो मुझे काफी नेगेटिव लग रहा है बॉन्ड मार्केट के नजरिए से। सर, अब एक सवाल जो मैंने विजय सर से पूछा तो उसमें जोड़ के दूसरा सवाल पूछता हूँ। एक तो जो मेन डायरेक्ट कंजम्पशन ड्रिवन स्कीम थी, जिनको बजट से पैसा मिलता था, वो कट किया गया। दूसरा, इस बजट में कोई प्रोविज़न नहीं है फिनांस पे कमीशन के लिए करीब 1.64 लाख करोड़ के आसपास की कॉस्ट एस्टिमेटेड है ये, और इसे बड़ा कंजम्पशन बूस्ट भी माना जा रहा था और बाजार भी इसकी तरफ देख रहा था। हमने भी केवल 40,000 करोड़ का बजटेड प्रोविजन इसमें रखा है। मेरे दो एजम्पशंस बनते हैं कि एक, ये सरकार इस साल नहीं लाएगी, इसे रोकना चाहती है क्योंकि बहुत सारे और भी खर्च हैं जो पिछले साल के डेफर किए गए हैं, तभी 4.3% का डेफिसिट आया। दूसरा सवाल ये कि अगर इसे लाएगी सरकार तो क्या ये जब नई मैट्रिक्स किक हो जाएगी, जीडीपी थोड़ा बढ़ेगा नए आंकड़ों में 12% और उसके बाद फिस्कल डेफिसिट के लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा बारो करने के लिए, तो सरकार 17 लाख करोड़ से ज़्यादा बारो करेगी? क्योंकि ये कहाँ से आएगा 1,64,000 करोड़ रुपए जो सरकारी कर्मचारियों को दिया जाना है, 80,000 करोड़ का के एरियर्स होंगे उसमें देने के लिए, पेंशन भी होगा, वो कैसे आएगा? अंशुमन, देखिए 2 लीवर्स हैं जिसपे आपकी और मेरी विजिबिलिटी कमजोर है, और ये 2 लीवर्स भारत सरकार के इनॉर्मस ताकत को दर्शाता है। पहला लीवर है कि वो जितना मर्जी चाहे डिविडेंड पीएसयू और आरबीआई से खींच सकता है। इनफैक्ट इस मुद्दे पे लास्ट 1 महीने में काफी एडजस्टमेंट्स हुए हैं जिससे कि पीएसयू और दबा के डिविडेंड बांट सके भारत सरकार को, और आरबीआई का डिविडेंड हर साल मोटा तो आ ही रहा है। आपको मेरी आवाज आ रही है अंशुमन? जी सौरभ सर, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है आपकी? तो पहली बात मैं बोल रहा था कि पीएसयू और आरबीआई का जो डिविडेंड का आंकड़ा है वो और मोटा हो सकता है, तो अगर जरूरत पड़े
अगर जरूरत पड़े भारत सरकार को तो पीएसयू और आरबीआई से और वो डिविडेंड मांग सकता है। रिमेंबर, जैसे जैसे रुपये घट रही है, आरबीआई की फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ रही है, आरबीआई की क्षमता भारत सरकार को डिविडेंड देने की ज्यादा हो रही है, राइट। और साथ ही साथ पीएसयू का, जैसे मैंने बोला, हाल ही में एक पॉलिसी एडजस्टमेंट की गई जिससे कि पीएसयू और डिविडेंड बांट सके भारत सरकार को। तो वो पहला है। दूसरा है जो जिस चीज पे विजिबिलिटी हमारी घट रही है, एंड शायद 16 फाइनेंस कमीशन की जब रिपोर्ट्स बाहर आएंगे थोड़ा समझ आएगा। इंक्रीजिंगली भारत सरकार बोल रही है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को आप उठाइए रेवेक्स का जिम्मा। तो जैसे ये एनआरईजीए, जो पहले एनआरईजीए था और आज जी राम जी बन गया है, जी राम जी के तहत जो पहले पूरा का पूरा खर्चा एनआरईजीए का सेंटर बेयर करता था, अब आधे या आधे से कम का खर्चा शायद सेंटर को लेना पड़े। 40-50% एनआरईजीए का खर्चा या जी राम जी का खर्चा अब स्टेट गवर्नमेंट को उठाने की जिम्मेदारी आती है। सौरभ सर, आपसे टिप्पणी। ठीक है, तो इस पे मैं अपनी जो लिमिटेड थॉट्स है शेयर करता हूँ। उसके बाद इफ यू डोंट माइंड मैं थोड़ा घर जाने का प्रयास बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं शुक्रिया करने वाला हूं आज। सर। सो देखिए, मेरी दो सोचें। पहले कि स्मॉल एंड मिड कैप में मुझे अभी भी खतरा नजर आता है, इसलिए जहां तक हो सके हम हमारे स्मॉल एंड मिड कैप प्रोडक्ट्स में भारी मात्रा में कैश पे बैठे हैं। कुछ निवेश है, उस निवेश को बढ़ा नहीं रहे, कैश में बैठे हैं। दूसरा, जो इंडियन मार्केट में जो एक स्पॉट जो सेंसिबल नजर आ रहा है लार्ज कैप में, वेल रन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ भी ढंग की नजर आ रही है, सेंसिबल नजर आ रही है, वैल्यूएशंस भी रीजनेबल नजर आ रहे हैं, राइट। लार्ज कैप में मेरे ख्याल से पीएसयू में अभी भी मुझे वैल्यूएशंस एलिवेटेड लगते हैं, प्राइवेट सेक्टर में लेस लगता है। और जो फाइनल जो मैंने सोच लास्ट 3 साल में लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि दुनिया में अगर पूरे वर्ल्ड के मार्केट्स को देखा जाए, केवल 4% मार्केट कैप इंडिया का है। सो पूरी अपनी इक्विटी पोर्टफोलियो में क्यों डाल दूं एक कंट्री में जो 4% मार्केट कैप रखता है, जहां पे वैल्यूएशंस भी चढ़े हुए हैं और जैसे हम डिस्कस कर रहे थे अर्निंग्स ग्रोथ कमजोर है। इसके बजाय हमारी जो सोच रही है लास्ट 4 साल में कि पूरे दुनिया में निवेश करें, ताइवान जाए, जापान जाए, यूरोप जाए, अमेरिका जाए, कनाडा जाए, और वहां पे आपको आराम से स्मॉल एंड मिड कैप मिल जाएंगे जिनके अर्निंग्स ग्रोथ इंडिया के मुकाबले 3 गुनी है, वैल्यूएशंस आधे हैं। भारत सरकार ने गिफ्ट सिटी के जरिए से ऐसे निवेश को सिंपल बना दिया है, काफी लो कॉस्ट बना दिया है। इनफैक्ट इसी बजट में घोषणा की गई कि गिफ्ट में टैक्स हॉलिडे जो है हम जैसे कंपनीज को जो मिलती है, वो टैक्स हॉलिडे बढ़ा दी गई और 20 साल का टैक्स हॉलिडे में दिया गया है। तो ये वाला जो रूट खोला गया है कि आप इंडियन निवेशक, भारतीय निवेशक पूरे दुनिया में निवेश करे रादर देन सारा एक ही मार्केट में डाले, ये रूट मेरे ख्याल से अगले 10 साल में काफी बड़ा तरीका बन जाएगा डाइवर्सिफाई करने का।